तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आरआरबी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूँ। आप इस प्रश्नों को MCQ फॉर्मेट में देख पाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मैं 5 सेकंड का समय भी दूंगा, जिसमें आप अपने परीक्षा के लिए बेहतर आकलन कर सकेंगे। तो गाइस चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है किलो वाट आवर जो है ये विद्युत से सही सुमेलित है, सेल्सियस ताप से सही सम्मिलित है, या फिर मैच खा रहा है RH गुणांक जो कि रक्त से सही सुमेलित है, और रिएक्टर पैमाना जो कि आर्द्रता से सही सुमेलित है। तो गाइज आपको देखने पर साफ नज़र आएगा कि इसमें जो कि ऑप्शन डी है ये एकदम गलत मैच किया हुआ है। जो रिएक्टर पैमाना होता है ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। सही है कि नहीं? जी हाँ, ये सही है, एकदम बिल्कुल सही। जो रिएक्टर पैमाना होता है ये पृथ्वी में जो भूकंप आता है उसको मापता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके अनुसार जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है, ये सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी बेहतरीन है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर कर चुके हैं पहले तो पहला प्रश्न हमने देखा कि काफ़ी इजी था। अगला प्रश्न है कि जो डॉप्सन है ये इस इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो डॉप्सन इकाई होता है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है आपको बताना है। चलिए मैं टाइमर को आपके लिए ऑन कर देता हूँ। 5 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा, ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड। आप 5 सेकंड में इसका सही आंसर दे पाएंगे। तो गाइज आपका सही आंसर इसका ऑप्शन सी रहने वाला है। जो पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत है उसकी मोटाई को मापने के लिए हम डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। गाइज अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अंत में आप बताइएगा कि 40 में आप कितने प्रश्नों को करने में सक्षम रहें। ओके, तो चलिए मैं फिर से आपके लिए टाइमर को ऑन कर देता हूँ कि जो टेकियान है ये किससे तात्पर्य है। तो ये आपको बताना है कि जो टेकियान है ये किससे तात्पर्य है। 6 सेकंड से ज़्यादा 8 सेकंड हो गया है, टाइमर बहुत ही स्पीड चल रहा है। तो गाइज इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है। प्रकाश की गति से जो तीव्र गति वाले कण होते हैं उसको हम टेकियान हम टेकियान इसको कहते हैं। टेकियान मतलब क्या होता है? वे कण जिसकी गति प्रकाश की गति से काफ़ी अधिक होती है उसको हम टेकियान कहते हैं। ओके, वायुयान नहीं, टेकियान। वायुयान का मतलब जो वायु के स्पीड के लमसम गति करता है उसको वायुयान कहते हैं, या टेकयान दिया हुआ। टेकयान का मतलब वह कण जो प्रकाश के कण से स्पीड चलता हो। अगला प्रश्न है कि जो मेगावाट है यह बिजली के मापने की इकाई है। किस प्रकार के हम बिजली को मापते हैं? तो ये तो आपके लिए दूध भात हो गया होगा, यानी बहुत ही इजी प्रश्न हो गया होगा, क्योंकि मेगावाट में बिजली के जो उत्पादन हम करते हैं डैम से, बांध से, उसको मापते हैं। तो इसमें आपको मैं हिंट भी दे दिया हूँ। आपका सही आंसर क्या होने वाला है ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, आपका आंसर एकदम सही है। जो हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं उसे को हम मेगावाट में मापते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। उत्पादित की जाती है बिजली को, उसी को हम लोग मेगावाट में मापते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बेहद प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज एक हॉर्स पावर जो है वर्तमान में काफ़ी प्रचलित भी रहा है। इस कारण से इस प्रश्न को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और वो आपको बताना है कि एक हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर होता है। टाइमर को ऑन कर दिया हूँ, चलिए इसका सही आंसर आप बताइए। तो गाइज 5 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड में आप आंसर देने का जवाब इसका सही क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो कि सही आंसर, इसमें थोड़ा सा टच इन प्रॉब्लम कर रहा है। जी हाँ, आपका आंसर सही ऑप्शन सी 746
746 एक हमारे मुसलमान भाइयों द्वारा एक 776 बताया जाता है ना, लिखते हैं उन लोग 786 786 ना, 786 शायद, आई थिंक। जी हाँ, 786। तो इसमें आप 40 घटा दीजिए जो कि 1 हॉर्स पावर के इक्वल होता है। ओके, तो 746 जो कि है वो 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। जी हाँ, चलिए 5 सेकंड में आपके लिए देता हूँ, आप हो सके तो इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। तो गाइज अगेन इसका आपको सही आंसर बताना है कि जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो जो वाट होता है ये शक्ति का इकाई है। जी हाँ, कैलोरी जो होता है ये ऊष्मा का है, किलो कैलोरी वो भी ऊष्मा का है, और किलो जूल जो है वो भी ऊष्मा का है। अगर आपको ये प्रश्न पहले पता नहीं था तो इसको इस प्रकार याद आप कर सकते हैं कि जिसमें किलो कैलोरी, किलो जूल, ये तीनों शब्द हमें देखने को मिले वो ऊष्मा की इकाई होती है। लेकिन वाट जो कि एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपको इसका सही आंसर फिर से बताना है कि गाइज इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जो क्यूसेक है इसमें हम क्या मापते हैं? जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल का बहाव या जल की मात्रा। चलिए गाइज आपका सही आंसर बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से आप भाई काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, जिस कारण से आप इस प्रश्न को सही करने में हमें हेल्प कर रहे हैं। तो अगेन जो क्यूसेक है ये जल के बहाव को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो कि रेडियोधर्मिता से जुड़ा हुआ है, और ये आपको बताना है कि जो रेडियोधर्मिता होती है इसका इकाई क्या होता है। ऑप्शन ए फॉर्मो, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी क्यूरी, और ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। तो गाइज इसका सही आंसर क्या होगा जी? क्यूरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। अगेन नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार दिखाने के लिए। काफ़ी कम दिनों में हमारा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, पर वॉच टाइम की बात करें तो बिल्कुल कम, मात्र 22 घंटा वॉच टाइम हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वॉच टाइम को ज़रूर आप बढ़ाइए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अगर आपको वीडियो में ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम लग रहा है या फिर हम समझाने में असमर्थ हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उस क्षेत्र पर इम्प्रूव करेंगे जहां हमें कठिनाई आ रही है। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं और प्रश्न की ओर लौटते हैं। अगला प्रश्न है कि जो CGS प्रणाली है उसमें जो श्यानता गुणांक है उसका इकाई क्या होता है। तो गाइज इसके लिए मैं आपको टाइमर ऑन कर देता हूं, क्योंकि ये अब तक का सबसे कठिन प्रश्न है। जो CGS प्रणाली है उसमें जो श्यानता गुणांक है उसकी इकाई क्या होती है ये आपको बताना है। तो गाइज इसका आंसर काफ़ी गलत आप लोगों ने दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, पुआज। पुआज जो कि श्यानता गुणांक की इकाई है, वो भी किसमें? CGS प्रणाली में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न एनीमोमीटर से है। एनीमोमीटर जो है वो क्या मापता है ये आपको बताना है। तो गाइज एनीमोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन ए पानी की गहराई, ऑप्शन बी पानी के बहाव की गति, ऑप्शन सी पवन के वेग, या ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। 7 सेकंड आपके लिए हो चुका है, और आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। जो एनीमोमीटर होता है वो पवन की वेग को मापता है। अगला प्रश्न आपके लिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब
निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? ऑप्शन ए, चलिए टाइमर को ऑन कर देता हूँ। ऑप्शन ए, गैस की अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा, या उनमें से कोई भी नहीं। तो काफ़ी समय आपको मिल चुका है, 8 सेकेंड, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। गैस की गतिज ऊर्जा में क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो ये तो आपके लिए काफ़ी सरल प्रश्न हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपने कई एग्ज़ामों के लिए पहले ही तैयारी कर लिया होगा। तो गाइज इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, टेस्ला। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एमीटर जो है वो विद्युत धारा से सुमेलित है, ये आपको बताना है। और जो एनीमोमीटर है ये पवन की चाल से, और टेकियोमीटर है वो दाबांतर से, या फिर पायरोमीटर है उच्च ताप से। तो ये तो सही है, ये भी अभी हम लोगों ने देखा है, एमीटर विद्युत धारा से। लेकिन जो ऑप्शन सी है ये गलत है, और आपको हम 20 सेकंड का समय दे दिए हैं इस प्रश्न को सही करने के लिए। तो गाइज इसका जो कि सही आंसर क्या था? ऑप्शन सी, वाइट पेंसिल, जो कि विजिबल नहीं है। जो टेकियोमीटर है वो दाबांतर से संबंधित नहीं है। ओके, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला प्रश्न जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मेरे ख्याल से इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़्यादा कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के हमें ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुमेलित नहीं है। फिर से इसी प्रकार के हमें प्रश्न देखने को मिला है। चलिए टाइमर को ऑन कर देता हूँ, और इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 सेकेंड हो गया है गाइज, और इसका सही आंसर जो कि है वो ऑप्शन डी रहने वाला है। जो सिस्मोमीटर होता है वो भूपृष्ठ की वक्रता को नहीं मापता है, ये संबंधित है, जो अर्थक्वेक होता है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित का ही प्रश्न आपके सामने आ गया है, और इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो अश्व शक्ति है वो शक्ति की इकाई है। अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर, और अभी हमने हॉर्स पावर का देखा कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो वो था 746। ओके, 746 वाट के इक्वल होता है एक हॉर्स यूनिट। डेसिबल जो कि ध्वनि की प्रबलता को मापता है, ये भी सही है। और समुद्र की जो मील है वो नौचालन में दूरी की इकाई है। और जो ऑप्शन डी है, ये जो सेल्सियस है ये ऊष्मा की इकाई है, जो कि नहीं, ये टेम्परेचर की इकाई है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यह सुमेलित नहीं है। यहाँ पर अगर ताप होता तो इसका सही आंसर होता, ऊष्मा की जगह यहाँ पर अगर ये ताप को बताता तो ये सही हो सकता था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि जो ओके सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए कुछ परेशानी हमें हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जरूर हमारे चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा चैनल जल्द मोनेटाइज हो जाए और हम एक डिजिटल बोर्ड आपके लिए ले पाएंगे। ओके गाइस, कोई बात नहीं, जो भी संसाधन हमारे पास है उसी से मैं काम चलाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन में लौटते हैं, और इसका आंसर आपको देना होगा कि जो वायुमंडलीय दाब है उसको मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो गाइस 5 सेकंड का समय आपके लिए काफ़ी है, और इसका सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है कि जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको हम लोग मेज़र करने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, अगर आप भाइयों में से किसी को भी ये क्लास समझ में नहीं आ रहा कि हम वायु दाब क्या होता है, ये सब हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नो,
क्या नो कीजिएगा तो मैं आपके लिए एक एकदम फाउंडेशन कोर्स लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि वायु दाब क्या होता है। जैसे कि मैं आपको इसी वीडियो में कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर वायु दाब क्या होता है। देखिए, हमारा पृथ्वी कुछ गोल मोल है इस प्रकार, और इसके ऊपर एक हमें जो गैस का परत देखने को मिलता है। आप अभी जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से ऊपर देखिएगा तो आपको थोड़ा सा गैस देखने को मिलता है। इस गैस के कण द्वारा पृथ्वी की सतह पर जितना भी दबाव डालता है, जैसे कि अगर आप अभी बैठे हुए हैं तो आपका जो दबाव है वो कुर्सी पर पड़ रहा है, इसी प्रकार जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, उसका दबाव भी पृथ्वी के सतह पर पड़ता है। इसी को हम कहते हैं क्या, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इसको नापने के लिए हम जिस मीटर का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, जैसे हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए, बुखार को मापने के लिए, वैसे ही अगर हम वायुमंडल के जो दाब है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, तो इसी प्रकार हम फाउंडेशन कोर्स में भी आपको बताएंगे, बिल्कुल फ्री होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल मैं फ्री समझाऊंगा आपको, बशर्ते आप अपना इंटरेस्ट इस वीडियो में दिखा दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या आता है। वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का हम उपयोग करते हैं? तो हाइड्रो, हिप्सो या पिकोनोमीटर। गाइस चलिए मैं टाइमर को ऑन कर देता हूं और आपके लिए प्रश्न काफ़ी कठिन हो जाता है अगर आप पहले इस प्रश्न को नहीं किए होंगे तो गाइस 5 सेकंड से ज़्यादा समय आपका हो चुका है और इसका सही आंसर हाइग्रोमीटर। तो जो नमी होता है, ह्यूमस होता है, ह्यूमिडिटी होता है, इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस मेज़रमेंट का तरीका कुछ अलग ही होता है। इसकी चर्चा हम आने वाले क्लास में करेंगे कि कैसे इस मीटर के द्वारा इन पर्यावरण घटना को मेज़र किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित तापमापियों में से निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर यानी पायरोमीटर से अर्थ ये है कि इस मीटर का उपयोग बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इतना तापमान यह माप सकता है जितना अन्य मीटर नहीं मापता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटी है तापमान को सहन करने का बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइज इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन बी होगा, टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो महासागर हैं वहाँ पर कोई वस्तु अगर डूब जाती है तो उसको हम लोग सर्च करने के लिए, खोजने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? टाइटैनिक जो जहाज़ महासागर में डूब गया था उसको खोजने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किस चीज़ का सहारा लिया गया था, ये आपको बताना है। 5 सेकंड से ज़्यादा का समय आप नहीं लीजिएगा। ओके, तो गाइज इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। सोनार जो है वो महासागर के अंदर डूबी हुई वस्तुओं को खोजने में हमें सहायता करती है, सोनार। ओके, चलिए फिर से सोनार से ही रिलेटेड है लेकिन यहाँ पर शब्द में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। तो इसी प्रकार आपको मैं कह रहा हूँ कि तैयारी इस प्रकार कीजिए कि कितनों भी वो शब्द में फेरबदल करे, आपका आंसर एकदम सटीक हो। ठीक है, चलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न का सही उत्तर 5 सेकंड का अंदर दे सकेंगे। गाइस जो सोनार है यह अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है डॉक्टरों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, इंजीनियर द्वारा या नौ चालकों के द्वारा। 8 सेकंड समय हो गया, 10 सेकंड हो गया, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं देने वाला हूँ गाइस। ठीक है, तो जी हाँ, आपने सही बोला कि जो सोनार होता है इसका उपयोग हम महासागर के अंदर के वस्तुओं को खोजने में करते हैं। तो ये तो डॉक्टर महासागर में कुछ काम का नहीं है, अंतरिक्ष यात्री तो अंतरिक्ष में जाकर काम करता है, इंजीनियर इस क्षेत्र से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। कौन सा क्षेत्र का बात कर रहे हैं? क्षेत्र का बात कर रहे हैं महासागर। जो नौ चालक होता है, जो नाव में सवारी लोग होता है, वही
महासागर में जाते हैं और इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 20वां प्रश्न हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया हूँ। अगर आप में से किसी भी भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो में अभी और भी लेकर आऊँगा। और ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमारा लक्ष्य आरआरबी टेक्नीशियन में 40 नंबर में 40 नंबर साइंस पर लेकर आना है और अपने सिलेक्शन को मजबूत करना है। ठीक है, प्रीलिम्स ही निकलता है, क्योंकि हम यूपीएससी के जो कि एक छात्र हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को ये तैयारी करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कठिनाई ना हो। पढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए कि आखिर पढ़ाया कैसा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस क्षेत्र में उतरने वाला नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि भाई इस क्षेत्र में काफ़ी धांधली चल रही है। बच्चों से पैसे देकर उसको अच्छी गुणवत्ता वाले क्लासेस नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इस क्षेत्र में हम उतर कर अपना योगदान दें, और मैं जितना भी क्लास लाऊंगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर से जो कि प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, आपको बताना है। अगर आपसे हो सके तो ज़रूर बताइएगा, नहीं होगा तो मैं आपको पूर्ण भरोसा देता हूँ कि इस प्रकार मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आप समझ में आएगा कि आखिर पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, जो थर्मोमीटर है जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पारे का थर्मामीटर। पारा तो इतना पहले तो सहन नहीं कर सकता है। गैस थर्मामीटर जो कि संभव नहीं है, और वाष्प दाब थर्मामीटर यानी वेपर प्रेशर थर्मामीटर, ये भी इतने डिग्री सेल्सियस को जो कि गाइस सहन नहीं कर सकता है। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि हमारे घर में जो चावल बनता है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। तो 100 डिग्री और कहाँ 2000 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा इमेजिन कीजिए। तो इसके लिए हम जो रेडिएशन होता है उस पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, रेडिएशन वाले पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का होता है और उसके लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये वाला प्रश्न अभी हम लोगों ने ऊपर करके आया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है ना, मिसप्रिंट है। बोल रहा है कि अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। फोटोमीटर, पायरोमीटर। अभी हम लोगों ने देखा, यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं, और अभी हम लोगों ने देखा कि जो पायरोमीटर होता है ये रेडिएशन को मापने के लिए यूज़ होता है। और अत्यधिक उच्च ताप यह प्रश्न कर रहा है, अत्यधिक उच्च ताप तो होगा रेडिएशन, और इसका जो कि सही आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। इसी प्रकार अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से मिसप्रिंट गाइस, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पायरोमीटर किसका मापने के लिए प्रयोग होता है, मैं आपको समझाने के लिए विभिन्न प्रकार से शब्दों में हेर फेर करके प्रश्नों को लाया हूं, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जो पायरोमीटर होता है वो उच्च ताप को मापने के लिए क्या होता है, उपयोग होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष जो आर्द्रता होती है वो मापी जाती है, ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको सेकंड दे देता हूँ कि जो सापेक्ष आर्द्रता है यह मापी जाती है किसके लिए, क्या मापने के लिए यूज़ करते हैं। तो आर्द्रता ह्यूमिडिटी होता है, वो हम हाइग्रोमीटर में मापते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हाइग्रोमीटर जो होता है ये ह्यूमिडिटी को नापता है कि आपके आसपास में कितना ह्यूमिडिटी है। ठीक है,
साधारण जो बैरोमीटर होता है उसमें कौन सा या से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर सभी प्रश्नों में था कौन सा, और इसमें कौन से कहा दे दिया है, ये थोड़ा सा समझिए। तो इसमें एक अलग ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो गया बहुवचन, और बहुवचन में हम कौन से कहेंगे। ठीक है, समझ गए ना आप कि बहुवचन के लिए हम कौन से कहेंगे, और उसके लिए हम उपयुक्त सभी वाला शब्द का होना अति आवश्यक है। मैं ये आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि यूपीएससी का प्रश्न पूछने का तरीका कुछ अलग होता है, जिसमें ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही, ऑप्शन केवल ए सही, इस प्रकार होता है। तो मैं वहाँ का अनुभव मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, इसलिए कौन से बोला गया है। तो बैरोमीटर जो होता है ये पारा जो होता है वो बैरोमीटर में उपयोग होता है। पारा जो कि एक तत्व है, और एच जी इसका क्या है, एच जी होता है पारा का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एच जी समाप्त हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा। जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा, ये एकदम बहुत इजी है। अगर आप में से किसी भी भाई को इसका अगर जवाब नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि आपको बेसिक से पढ़ना अति आवश्यक हो जाएगा। गाइस, जो जल का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। क्या होता है, H2O। एल्कोहल का आप गूगल करके आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि आपके दिमाग पर इसको जब सर्च कीजिएगा तो आपके दिमाग पर ये छप जाए कि आखिर अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो रक्त दाब है इसको मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए गाइज, मैं आपको इसके लिए टाइमर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी प्रश्न है और कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर सही आना चाहिए। 5 सेकंड के अंदर 7 सेकंड हो चुका है। चलिए, इसका सही आंसर आपको बताना है गाइज, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। जब हम रक्त दाब को मापने के लिए जाते हैं दुकान पर, दुकान में नहीं मिलता है, ये हॉस्पिटल में मिलता है, डॉक्टर भाइयों के पास मिलता है। तो इसमें अब मुझे भी कंफ्यूज होता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। हम इतना कुछ समझ इसलिए पा रहे हैं ताकि हम इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए हैं और पढ़े हैं इस क्षेत्र में, इसलिए मैं आपको बताने में सक्षम हूँ। तो जैसे कि सीफगेनोमेनोमीटर, इसमें मेरा भी उच्चारण उतना खास नहीं होता है, लेकिन हमारा चित्र इसमें बना हुआ है कि ये थोड़ा सा इस प्रकार होता है निकला हुआ, और इसमें से एक डॉक्टर भाई निकालता है वायर और उसको हमारे बाहीं में लगा देता है, और हमको उंगली जो है इस पर दबाने को बोलता है, और उससे हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेज़र होता है। तो आखिर ये जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो वेंस हैं, नसें हैं, उसके खून के जो गति है उसको मापता है, और इससे ब्लड प्रेशर को भी ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है ये आपको बताना है, कुछ बट्टा करके होता है। चलिए, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हिंट दे चुका हूँ, जो कि आपको बताना है कि ऊपर क्या होता है। मैं आपको बताता कि ऊपर ज़्यादा होता है और नीचे कम होता है, ऊपर ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने पर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी, शब्दों में हेर फेर, लेकिन डरने का कोई बात नहीं। प्रश्न आपका ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न है कि जो द्रव्य क्रिस्टल है उसमें प्रयुक्त क्या होता है। जो द्रव्य वाला क्रिस्टल होता है उसमें क्या प्रयुक्त होता है। प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में, या उपयुक्त में से सभी। गाइस, ये प्रश्न इजी था, इसलिए मैं आपको टाइमर नहीं दे सका। तो गाइस, जो द्रव्य क्रिस्टल होता है वो इन तीनों चीज़ों में यूज़ होता है, इस कारण से इसका सही आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि मेरा वॉच टाइम समय से पहले कंप्लीट हो जाए। हाइग्रोमीटर में हम
किस चीज़ को मापते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो हाइग्रोमीटर होता है वो आर्द्रता को मापता है। किस चीज़ को मापता है गाइज? आर्द्रता को मापता है। ओके, अगेन इसका सेंसर बी होने वाला है। और गाइज नेक्स्ट प्रश्न, हवा में आर्द्रता मापने के लिए फिर से हाइग्रोमीटर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका तैयारी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है, दिमाग थोड़ा सा हाई सोचता है, तो आपका सही आंसर इसमें ए होने वाला है, क्योंकि जो आर्द्रता होती है ये हम हाइग्रोमीटर से मेज़र करते हैं। वायु की आर्द्रता, फिर से हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आर्द्रता मापना हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, इसी प्रकार आप अपने दिमाग को थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, ताकि आपका दिमाग नेक्स्ट लेवल का सोचे। देखिए भूकंप, हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफिक, ऑप्शन बी। हमने क्या किया, देखो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने का तरीका देखो। हम निम्नलिखित नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ। सही आंसर भाई वाह। देखिए ऑप्शन बी भी इसका सही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जाकर ज़रूर से जुड़ जाइए, हाई लिखिए, ज़रूर मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। वैसे तो इस क्लास के बाद मैं पीडीएफ को उसमें टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ, जाकर ज़रूर आप ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, गो एंड ज्वाइन नाउ। भूकंप की तीव्रता हम किस में मापते हैं? उम्मीद है कि आप इसका जवाब हमें कमेंट में देंगे। ओके, कमेंट में दीजिएगा, गूगल नहीं कीजिएगा। वायु दाब मापी में रीडिंग में अचानक गिरावट आ गई, भाई गजब है। क्या होने वाला है? तूफान आएगा, और क्या? तूफान आएगा। तो देखिए ये सब चीज़ हम पढ़े थे 2019 में, और अभी तक हमारा याद है, क्योंकि गाइस हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। आप भी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी होगा, क्यों ना होगा, ज़रूर होगा। अगला प्रश्न, जो बैरोमीटर है उसमें मापने में बैरोमीटर में हम पारा का यूज़ करते हैं। पारा के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि जो पारा होता है ये एक तत्व है जिसे Hg से हम डिनोट करते हैं, और इसमें अचानक गिरावट इस बात का हमें संकेत देता है कि भाई तूफान आने वाला है, क्योंकि बैरोमीटर में अचानक गिरावट का सूचक है क्या? तूफान का आना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि दूध के घनत्व, भाई इस चीज़ का यूज़ आप ज़रूर कीजिएगा एक बार, क्योंकि इसका यूज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी मिलावट वाला दूध आ ही नहीं सकता है। अगर दूध का घनत्व अच्छा खासा है तो समझ जाइए दूध एकदम साफ है, प्योर है, उसमें किसी भी पानी का मिलावट नहीं किया गया है। अगर इसमें हमें डेंसिटी में थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है तो सोच जाओ कि दूध में कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? अभी आप गूगल कीजिए, फ्लिपकार्ट कीजिए और मंगा लीजिए, आपके घर में होना ये चाहिए। कौन सा मीटर? लेक्टोमीटर। ठीक है, लेक्टोमीटर दूध के घनत्व को, यानी दूध की मोटाई को, जानते हैं ना, दूध में अगर ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो ज़्यादा वो पतला हो जाएगा, इसलिए दूध में मिलावट को हम मेज़र करने के लिए लेक्टोमीटर। देखिए प्रश्न ये भी आ सकता है कि दूध की मोटाई को पता लगाने के लिए या फिर दूध में मिलावट को पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? लेक्टोमीटर का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पारे पर साधारणतः तापमापी यंत्र में उपयोग होता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? तो पारे की क्या विशेषता हमें देखने को मिलता है? तो ये जो उच्च संचालन शक्ति होता है, उच्च संचालन शक्ति होता है, इसका मतलब क्या होता है आखिर? संचालन, इसमें चालन लिखा हुआ, चालन का मतलब कि इसके जो पार्टिकल होता है ना बहुत ही स्पीड गति करता है, समझ गए? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर, ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर। तो गाइस इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना होगा, क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न। चलिए इसके लिए मैं आपको समय भी दे देता हूँ ताकि आप इसका
आंसर हमें बता सकें गाइज। ओके, तो इसका आंसर जो कि डी होने वाला है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला एक यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होने वाला है। देखते हैं कि आप भाइयों में से कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। 2 प्रश्न के बाद हम आपसे पूछेंगे। चलिए, घनत्व मापने के लिए अभी हमने इस प्रश्न को पढ़ा, तो लेक्टोमीटर सही आंसर होगा इसका। क्या? लेक्टोमीटर सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, बाप रे इतना बड़ा दे दिया है। क्या है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला, अभी हमने पहले टाइमर को इसके लिए ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ही बड़ा है, आपको ज़्यादा समय इसमें देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, क्या है कि ऑडियोमीटर अभी हमने पढ़ा कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ये सही सुमेलित है। जो ओडोमीटर होता है वाहन के पहियों द्वारा तय की गई, यानी साफ साफ एकदम। देखिए, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि टीचर द्वारा आपको इतना बढ़ा चढ़ा कर पढ़ाया जाता है कि आपके दिमाग में वह घुस ही नहीं पाता है। तो मैं बहुत ही इजी वे में समझा देता हूँ कि आप जो अपने गाड़ी में स्पीड को मापते हैं, दूरी को मापते हैं, कि यहाँ से यहाँ जब हम गए, अपने घर से मामा घर गए तो 40 किलोमीटर हमने दूरी तय की, तो उसमें हम कौन सा यंत्र का उपयोग करते, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? ओडोमीटर। क्या? ओडोमीटर। अगला क्या है? ओंडोमीटर। ओडोमीटर, ओंडोमीटर। विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता मापने वाला यंत्र को हम क्या कहते हैं? ओंडोमीटर। यानी चुंबक की तीव्रता कितनी है, विद्युत चुंबक की तीव्रता, इसको मापने के लिए ओंडोमीटर। लेकिन एमीटर जो है विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र नहीं है। एमीटर जो है करंट को मापता है, कितना करंट आ रहा है, इस चीज़ को मापता है। तो गाइस, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि बोल रहा है कि इसका सही सुमेलित नहीं है। चलिए गाइस, आज हम 40 क्वेश्चन को बहुत ही इजी में कर लिया हूँ। अब आपको बताना है कि आप 40 में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। ओके, जल्दी से आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि मेरा 40 में 50 सॉरी 40 में 30 सही हुआ, 40 में 10 सही हुआ। कोई बात नहीं, अभी आपका तैयारी चल रहा है। ठीक है, चलिए, वीडियो में अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूं जो कि आरआरबी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर के साथ साथ मेरे अनुभव के हिसाब से लाया हूं आपके लिए। चलिए गाइस, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।